Students, this is atomic spectra. When atomic gas or the vapor is excited at low pressure, ध्यान रखिएगा, at low pressure, usually by passing an electric current through it. जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, तो एमिटर रेडिएशन हैज अ स्पेक्ट्रम. तो जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है एमिशन के जो एक स्पेक्ट्रम हमको मिलता है जब उसको अपन इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, which contains certain specific wavelengths. Very important to note. हमको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, मतलब कि आप ये समझिए कि एक डिफरेंट एक डिस्टिंक्ट वैल्यू वाले वेवलेंथ्स आपको मिलते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स के. मतलब कि आप देखिए एक डिफरेंट लाइंस यहां पे दिख रही हैं, डिफरेंट लाइंस, एंड दीज डिफरेंट लाइंस हैव देयर डिफरेंट स्पेसिफिक वेवलेंथ्स. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ओनली. हर टाइप की वेवलेंथ आपको नहीं मिलती कि आपको जैसे 691 मिला तो 92 मिले, 93 मिले, 94 मिले, ऐसा जरूरी नहीं है. एक सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ हमको मिल रही है. दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस एट दैट टाइम, एंड दैट्स व्हाट the spectrum of this kind is termed as emission line spectrum. This is emission line spectrum and consists of bright lines on the dark background. यहाँ पे आपका background जो होगा dark होगा and you will get some bright this lines like this, है ना. तो इसकी एक अब ये this is the case for the hydrogen atom. This is the case I have drawn for the hydrogen atom, and in the case of the hydrogen atom we get a different spectral series. That is this is called the Lyman series. This is having the wavelength. देखिए आप जो मोटा नैनोमीटर रेंज में है wavelength, ध्यान रखिएगा. This is a nanometer. So that's 91, 122, and this is Balmer series. This is very important thing to notice. This is Balmer series. Lies in the visible region. This lies in the ultraviolet region, and this Paschen series. This is called Paschen series. PASCHEN Paschen series. ठीक है. So very important thing to notice. आप ध्यान रखिएगा कि जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज हमको हाइड्रोजन एटम में मिल रही है उसके लिए बात कर रहे हैं. तो आप इसको देखिए, दिस यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है, that approximately lies in the visible region. That's called the Balmer series. And this is Paschen region which lies in the infrared region. This 1875 nanometer. You can see this, है ना. तो ये जो आपको दिख रहा है Paschen series, Balmer series, or this Lyman series. There are so many more series I will talk later on. But this was the starting. अभी ज़्यादा इसको explanation इसका नहीं हो पाया था. फिर उसके बाद जब बोर आए थे, बोर के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जब मैं बोर का पूरा आपको पूरे पोस्टुलेट समझाऊंगा, उसके बाद आपको ये चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी कि कैसे जर्नी स्टार्ट हुई. लेकिन अभी हमको एक सिर्फ स्पेक्ट्रम मिला है, हमको इसके बारे में अभी कुछ भी आइडिया नहीं है कि स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है. क्लियर. तो फिर इसके बाद स्पेक्ट्रल सीरीज की हम बात करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज की, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया गया बाल्मर के द्वारा, है ना. बाल्मर ने एक एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया था जिससे हम सिर्फ वो बाल्मर सीरीज को एक्सप्लेन कर पाए, है ना. बाल्मर सीरीज को जो कि विजिबल रीजन में उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, और बाकी की सीरीज को वो उसका एक एम्पिरिकल फॉर्मूला वो जनरेट करके गए, लेकिन उसका एक एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो उनके पास नहीं था. एक्सपेरिमेंटल मतलब कि एक जो पूरा क्लासिकल वे में उन्होंने समझा, लेकिन एक क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच थी. क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच मतलब कि आपको बताऊंगा मैं जब इसके बाद वाली वीडियो, जब बोर मॉडल समझाऊंगा कि कैसे पूरी जो सोच है एक दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई, देखने का नजरिया कैसे चेंज हुआ. ठीक है. तो आप सिर्फ अभी इतना समझिए कि डिफरेंट डिस्क्रीट वेवलेंथ हमको ब्राइट लाइन से मिल रही थी और अ डार्क बैकग्राउंड. स्टडी ऑफ द देखिए अब यहाँ पे थोड़ा और समझिएगा. स्टडी ऑफ द एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द मटेरियल कैन देयरफॉर सर्व एज अ टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट. अब जैसे हर एक गैस के लिए एक अलग अलग टाइप का स्पेक्ट्रा मिलेगा, सिंपल सी बात है ना. अब जरूरी नहीं है कि आपका सोडियम के लिए भी ऐसा मिलेगा और मैग्नीशियम के लिए भी ऐसा मिलेगा, ऐसा नहीं है. डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर है, डिफरेंट उनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनके लिए जो स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा दैट विल बी डिफरेंट एंड दैट कैन एक्ट एज अ फिंगरप्रिंट. जैसे मेरा फिंगरप्रिंट, जैसे मेरे थंब का जो फिंगरप्रिंट है किसी दूसरा का भी हो सकता है, वैसे ही इसका भी एक जो सिग्नेचर होगा, जिसका जो स्पेक्ट्रा होगा वो इसके जैसा किसी का दूसरे का नहीं हो सकता. समझ रहे हो ना. तो हर व्यक्ति का एक अपना जैसे एक फिंगरप्रिंट होता है, वैसे ही हर एक गैस का एक अपना फिंगरप्रिंट होता है. तो उसको आप समझिए, है ना, टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैस. यदि गैस को आइडेंटिफाई करना है
तो हम इजिली फिंगरप्रिंटिंग का यूज, उसके जो गैसेस का फिंगरप्रिंट का यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हर एक गैस का एक अपना स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट होगा जो कि दूसरे का नहीं हो सकता है, ध्यान रखिए, ठीक है। सो व्हेन द व्हाइट लाइट इज पासेस थ्रू द गैस, अब जब आप गैस से व्हाइट लाइट को पास करते हो और उसको एनालाइज करते हो, तो द ट्रांसमिटेड लाइट यूजिंग द स्पेक्ट्रोमीटर वी फाइंड सम डार्क लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम। तो जब हमको जब एनालाइज करते हैं उसको स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू ट्रांसमिटेड लाइट को, तो हमको कुछ डार्क लाइंस स्पेक्ट्रम में मिलती हैं इन द स्पेक्ट्रम, एंड दीस डार्क लाइन करेस्पॉन्ड्स प्रिसाइसली टू दोज वेवलेंथ्स which were found in the emission line spectrum of the gas। समझ रहे हो? तो ये जो डार्क लाइंस है वो किसको बता रही है? those wavelengths को which were found in the emission line spectrum of the gas called the absorption spectrum, very important thing, है ना, of the absorption spectrum of the material of the gas। ठीक है, कितना समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मैं हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज को थोड़ा और डिटेल्ड स्टडी करूंगा। बार्मर ने किस तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूला जनरेट किया, है ना, दैट व्हाट वी विल स्टडी। उन्होंने सिर्फ इस बार्मर सीरीज की जो वेवलेंथ थी उनको एक्सप्लेन कर पाया, बाकी के जो ये आपको अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रीजन में जो मिल रहे थे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फिर उसको आगे हम जब बोर के हालत समझेंगे उसको और अच्छे से समझेंगे। पहले अभी स्पेक्ट्रल सीरीज को समझते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, as I told you the some atomic spectra, that how the emission spectra are was observed, and we are interested now to understand the phenomena which is happening inside the system. System can be gas, material, whatever, ठीक है। So this is what I have chosen, the hydrogen is हाइड्रोजन को ही क्यों चूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को सॉल्व का सिंपल सा आंसर ये है, बिकॉज इट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैज ओनली वन प्रोटॉन, है ना, वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, वेरी सिंपल एटम। सो दैट्स व्हाई इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू, क्योंकि आप कोई भी चीज को जब बड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो क्या करते हो, छोटे छोटे उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हो, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करते हो, फिर उसके बाद बड़ी। वैसे ही यही मामला है, या सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को समझेंगे, फिर उसके बाद जो एटम्स है जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर? सो 1885 में फर्स्ट सच सीरीज वाज ऑब्जर्व्ड, अ स्वीडिश स्कूल टीचर जॉन जैकब बार्मर। तो आपने देखा कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था उसमें कई सारे आपको स्पेक्ट्रल सीरीज मिल रही थी, that was Lyman, Barmer and Paschen series. So many other series are there, so we will talk about that. But what we are going to see in this spectral series is especially about this Barmer series, because empirical formula दिया गया जिसके बारे में कुछ answers दिए गए, that was about the Barmer series in the hydrogen spectrum. Lyman series का जो, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रीजन में था, और आपका पास्टन सीरीज जो है इंफ्रारेड रीजन में था, उसका पहले कुछ मतलब कुछ उसके लिए कोई डिस्कवरी या फिर कुछ भी जानकारी किसी को कुछ नहीं थी, ठीक है। लेकिन बार्मर वाज द स्वीडिश स्कूल टीचर एंड जैकब बार्मर 1825 से 1898 इन द विजिबल रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो दिस इज कॉल्ड द बार्मर सीरीज। तो इसके बारे में उन्होंने एक एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया, किसने? बार्मर ने। तो the simple empirical formula was for that was 1 by lambda is equals to r into 1/2 square minus 1/m square. Clear? So r is called the Rydberg constant. Rydberg constant की उन्होंने वैल्यू दिया r equals to 1.097 into 10 की power 7 meter inverse. Very important to notice. It can be asked in any kind of exam. तो Rydberg constant की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। तो बाकी की n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ 2 है तो 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक जनरल उन्होंने फॉर्मूला दिया, इट्स जस्ट एन एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका कोई पर्टिकुलर रीजनिंग नहीं उन्होंने दिया कि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज ही क्यों एमिट होंगी किसी भी सीरीज में, बार्मर सीरीज हो, लाइमन सीरीज हो या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे बार्मर सीरीज की बात हुई क्योंकि सिर्फ उन्होंने बार्मर का बताया, तो देखिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज ही क्यों जनरेट हो रही है भाई, वो उसका आंसर दो ना। लेकिन उन्होंने सिर्फ अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया और फिर उसके बाद बताया कि हाँ ये स्पेक्ट्रल सीरीज इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जनरेट हो रही है, लेकिन क्यों जनरेट हो रही है उसका आंसर नहीं बताया था उन्होंने, ठीक है। तो देखिए पहले तो जो जितनी कहानी उन्होंने बताया उसकी आप पहले बात समझिए, फिर उसके आगे की कहानी को समझेंगे। तो टेकिंग n equals to 3
we can have a solution like this, and r की वैल्यू पुट अप करोगे, यहाँ 3 रखोगे, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपको आएगा, और फिर जब इसको 1 बाय लैम्डा है तो लैम्डा निकालोगे तो इट विल बी 656.3 नैनोमीटर। तो H अल्फा की वैल्यू जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बार्मर सीरीज है, बार्मर सीरीज में जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी ये 656.3 नैनोमीटर हाई इंटेंसिटी। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप H बीटा मतलब n इक्वल्स टू 4 रखोगे तो आपको H बीटा मिलेगा, n इक्वल्स टू 5 रखोगे गैमा मिलेगा। फिर कई सारे ऐसे आप 4 5 6 7 रख, और H इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आपको एक, जब H इन्फिनिटी मतलब n की वैल्यू क्या होगी उस केस में, इन्फिनिटी होगी। तो जब यहाँ पे n की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे दोस्तों तो इट विल बी 0, 1 upon infinity is 0, ठीक है। फिर इसको जब सॉल्यूशन करोगे उसका तो you will get this value 364.6 नैनोमीटर, क्लियर। तो फॉर such kind of spectral series which was observed and उसका जो वेवलेंथ थी इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के थ्रू उन्होंने निकाला कि हर एक स्पेक्ट्रल सीरीज की वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है, बहुत सिंपल। लेकिन क्यों होगी उसका आंसर अभी नहीं पता है, ध्यान रखिएगा। यही स्पेक्ट्रल सीरीज, यही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज ही क्यों होंगी, दैट्स द क्वेश्चन। इसका आंसर अभी आगे आपको देखते जाइए, इसके आगे की वीडियोस में देखते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग समझ आता जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए कि उन्होंने वेवलेंस को एक्सप्लेन किया कि ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंस हमको क्यों मिल रही है बाय दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला है उन्होंने जनरेट किया। और इसके बाद जो है और भी बहुत सारे इसी एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज करके काफी जो अल्ट्रा वायलेट रीजन में जो आपको लाइमन सीरीज मिलती है, और इंफ्रारेड रीजन में जो आपको पास्टन सीरीज मिलती है, फिर ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, दिस ऑल आर लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन, है ना। ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज जो है वो लाइमन बाउमर पास्टन के बाद ब्रैकेट फिर फंड सीरीज, तो उसको आगे देखिए उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हम यहां पे लिख रहे हैं। तो फॉर लाइमन सीरीज 1 by lambda is equals to r into this is 1 upon 1 square, ठीक है, minus 1 upon n square. This is for the where n is equals to क्या होगा, n equals to 2 3 4 5, है ना, 1 के बाद। और लाइमर के बाद है बामर का, तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाती है, यहाँ पे 3 4 5 6 whatever. So लाइमर बामर फिर पास्चर आते हैं, है ना। This lies in the UV region, ठीक है, very important to notice. ये जस्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला है ना, लाइमर बामर पास्चर, है ना। सो पास्चर PASCHE पास्चर सीरीज के केस में 1 upon lambda is into this is 1 upon 3 square minus 1 upon n square। n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी 4 5 6 so on, क्लियर। तो ये इस तरीके से आपको फिर ब्रैकेट सीरीज, है ना, BRACKETT ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। तो ब्रैकेट सीरीज में 1 upon lambda into r की वैल्यू रहेगी, रेडबर्ग कांस्टेंट है, 1 upon 4 square minus 1 upon n square, n की वैल्यू क्या होगी 5 6 7 8 so on, क्लियर। और फिर उसके बाद फंड सीरीज आती है। फंड सीरीज कैसे होगी, फंड सीरीज कैसे होगी, ये सब आपको स्पेक्ट्रल सीरीज जो मिलेंगी लाइमर सीरीज में हो, क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइंस तो मिलेंगी, इसमें भी मिलेंगी, इसमें ये सीरीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है। तो आप वेवलेंथ इजीली इवैल्यूएट कर सकते हो, जिस तरीके से आप H अल्फा, H बीटा, H गामा है, उसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी, क्लियर। तो ब्रैकेट सीरीज और फिर फंड सीरीज लास्ट में, दिस इज P फंड सीरीज, ठीक है। फंड सीरीज क्या बोलता है कि इट विल बी 1 by lambda r into 1 upon 5 square, this is 5 square minus 1 upon n square, where n की वैल्यू क्या होगी, that is 6 7 8 9 so on, ठीक है। इतना समझ में आ गया मामला। ये सिर्फ फॉर्मूला जनरेट हुआ, अभी आंसर नहीं पता किस चीज का, कि ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ही क्यों शो कर रहा है, इसका आंसर भी आपको नहीं पता है। इसके हम बाद में बात करेंगे जब नया आइडिया आया बोर का, जब बोर ने नया हाइपोथेसिस दिया, थोड़ा जो क्लासिकल अप्रोच था, जो एक ट्रेडिशनल थिंकिंग थी, है ना, उससे उन्होंने हटके एक नई थिंकिंग ऐड किया,
स्टूडेंट्स आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो एटम है दैट इज मेड ऑफ द न्यूक्लियस व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है दैट रिवॉल्व्स इन अ स्टेबल ऑर्बिट, है ना। तो आपको इतना समझ में आया था। अब लेकिन उतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसके बाद जो कि क्योंकि वो पूरे आइडियाज दैट वाज बेस्ड ऑन द क्लासिकल दैट वाज टोटल क्लासिकल आइडियाज। सो यदि पूरे क्लासिकल आइडियाज को यदि वो फॉलो करता है तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को तो फॉलो करना चाहिए, है ना। लार्ज स्केल में उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पूरी एकदम बहुत ज्यादा फैली हुई थी, ठीक है। और वो क्लासिकल थ्योरी को फॉलो तो यदि क्लासिकल आइडियाज को फॉलो करता है तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को तो फॉलो करना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या करेगा, एमिट करेगा रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये पहले ही बात हो चुकी है, आपने 6-7 चैप्टर में पढ़ा है कि एवरी एक्सेलरेटेड या ऑसिलेटिंग चार्ज होता है दैट जनरेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो चार्ज पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर? द एनर्जी ऑफ एन एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन should therefore, यदि वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट कर रहा है, एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो क्या होगा, इसकी एनर्जी तो कम होनी चाहिए ना, किसके धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, किसके इलेक्ट्रॉन की। तो उसका यदि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कर रहा है तो एनर्जी उसकी यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर रहा है वो, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। Therefore continuously decrease and the electron would spiral inward। और यदि सपोज करिए इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा था तो वो इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, तो वो क्या होना चाहिए, धीरे धीरे क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस के पास आके धीरे धीरे उसको क्या करना चाहिए, कोलैप्स कर देना चाहिए। समझ आ रहा है? यदि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है एंड एनर्जी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में निकल रही है, जनरेट हो रही है, तो इसकी एनर्जी कम होते होते धीरे धीरे स्पाइरल इनवर्ड हो, स्पाइरल शेप होना चाहिए इसके रिवॉल्यूशन का, और अल्टीमेटली कहां जाके गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। यदि ऐसा होता तो एटम का एग्जिस्टेंस नहीं होता, एटम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, और यदि एटम का एग्जिस्टेंस नहीं होता ये पूरा यूनिवर्स नहीं होना चाहिए था, पूरा ब्रह्मांड नहीं होता। समझ रहे हो? और हम यहाँ पे इस तरह की बात नहीं कर रहे होते, समझ रहे हो? तो मतलब कि इसके अकॉर्डिंग क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग तो आपका जो एटम है वो तो स्टेबल है ही नहीं, इज नॉट स्टेबल। लेकिन ऐसा तो है नहीं, एटम तो एग्जिस्टेंस करता है, पूरी दुनिया है, पूरा यूनिवर्स है, तो ऐसा तो ये थ्योरी तो भैया फॉलो नहीं कर रही इस चीज को, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है, दूसरा अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, दूसरा जो एक चीज समझ में आया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिटेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो आपका जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना जिस ऑर्बिट में, उसकी एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? सो जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो है ना एमिट्स बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। जिस फ्रीक्वेंसी से वो रिवॉल्यूशन कर रहा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी की तो वो रेडिएशन जनरेट करेगा भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा। तो एज इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ड्स, लेकिन जब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि इलेक्ट्रॉन स्पाइरल कर रहा है, इनवर्ड जा रहा है, न्यूक्लियस के पास जाने की कोशिश कर रहा है, यदि वो एनर्जी अपनी लिबरेट कर रहा है, छोड़ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज होना चाहिए भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहां पे फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, यहां पे फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, समझ आ रहा है? तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी और जो की फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होनी चाहिए। एनर्जी कम हो रही है डेफिनेटली, ऑर्बिटल जो इनवर्ट क्योंकि अंदर की ओर जा रहा है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। देयर फ्रीक्वेंसीज वुड चेंज कंटीन्यूअसली एंड सो विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज तो एमिट करेगा, ठीक है। thus they would emit a continuous spectrum। तो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए ना भाई, ज्यादा मतलब कि जब यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी है, लोअर फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद है ना कम फ्रीक्वेंसी, तो एक कंटिन्यूअस हमको क्या मिलना चाहिए, कंटिन्यूअसली हमको मिलना चाहिए स्पेक्ट्रम, दिस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपका फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगा, यदि इस कॉन्सेप्ट को वो फॉलो करता है तो, ठीक है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि ये भी वैलिडिटी है, इसकी भी वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है भैया एटम इज अनस्टेबल, और इसके अकॉर्डिंग तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्वेशन हमने किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन आया तो उसके अकॉर्डिंग
को हमको तो लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है भैया। अभी आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा, अभी आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैंने दिखा ना, तो उसमें आप डिस्क्रीट आपको वेवलेंस फ्रीक्वेंसीज डिस्क्रीट मिल रही थी। तो ऐसा यदि होता, यदि इस प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा होता तो आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देता, ना कि एक आपको लाइन स्पेक्ट्रम देता। आप बात समझ रहे हो? तो ना तो इसको फॉलो कर रहा है आपको, जो कि बोल रहा है फर्स्ट वाला जो बोल रहा है कि इलेक्ट्रो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कि एटम अनस्टेबल होगा, और दूसरा ये बोल रहा है कि भैया कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। तो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्शन में है जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, दोनों ही अपोजिट हैं, ठीक है। तो दस रदरफोर्ड मॉडल टेल्स ओनली, रदरफोर्ड का मॉडल कुछ हद तक चीजों को एक्सप्लेन कर पाया, बट इट वाज नॉट सफिशिएंट। तो क्लासिकल आइडियाज जो कि रदरफोर्ड ने यूज किए, दैट आर नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन the phenomena, and it is not sufficient to explain the atomic structure of the atom. Atom का atomic structure 100% explain नहीं कर पाया कौन सा रदरफोर्ड मॉडल। So that's why we need a new idea which can explain our this atomic structure, ठीक है। तो जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की जो ये दो आइडियाज थे, that are not sufficient to explain the phenomena and the results that we have at the atomic level। तो ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की जो फिनोमेना थे, ये सिर्फ ब्रॉड लेवल पे, वास्ट चीजों पे, काफी बड़ी चीजों पे यूज हो रहे थे, लेकिन छोटे लेवल पे यदि देखा जाए, एटॉमिक स्केल पे देखा जाए, तो these classical electromagnetic ideas were not able to explain the certain phenomena, ठीक है। तो हम देखेंगे कि बोर ने क्या क्या पोस्टुलेट दिए, क्या क्या उन्होंने तो रदरफोर्ड के लैब में उन्होंने काफी रिगरस स्टडी किया 1912 में, है ना, बोर ने। और फिर उसके बाद जो उस समय काफी जो क्वांटम आइडियाज थे उसका रिवॉल्यूशन हो रहा था, पूरे क्वांटम आइडियाज जनरेट हो रहे थे, उसकी क्वांटम हाइपोथेसिस उस समय मतलब पूरे वर्ल्ड में क्वांटम का एकदम वो चल रहा था, एकदम क्रेज चल रहा था। तो उस समय उनके थॉट में आया, और उन्होंने किसका रदरफोर्ड के मॉडल को कई बार पढ़ा, उसको एनालिसिस किया, और फिर जो नए क्वांटम आइडियाज थे उसको फिट करने का कोशिश किया उन्होंने, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे कि क्या क्या उन्होंने क्वांटम आइडियाज को फिट किया और कैसे उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द बोर पोस्टुलेट्स कि बोर ने क्या अज्यूम किया जब रदरफोर्ड के लैब में उन्होंने काफी उनके पेपर्स को स्टडी किया, जो उन्होंने मॉडल तैयार किया था रदरफोर्ड मॉडल। फिर उसके बाद उन्होंने उस समय क्वांटम का न्यू एरा चल रहा था, क्वांटम की नई नई हाइपोथेसिस उस समय आई थी। तो उस समय एकदम पूरा एकदम उन्होंने क्या किया कि क्लासिकल और क्वांटम जो कॉन्सेप्ट थे उनको ट्राई किया मर्ज करने का, और उन्होंने एक नई थ्योरी दिया, है ना, दैट्स कॉल्ड बोर थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर 3 पोस्टुलेट्स फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, एटम। सो द बोर फर्स्ट पोस्टुलेट वाज दैट, ये ध्यान रखिए, बहुत तीनों जो आपको ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, दैट्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पोस्टुलेट्स आपको दिमाग में भी समझ के याद करना है, इसको समझ के, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था इसमें कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी एटम में, वो एक स्टेबल ऑर्बिट में ही रिवॉल्यूशन करेगा। समझ में आ रहा है? दैट इज स्टेबल ऑर्बिट्स, और उस स्टेबल ऑर्बिट में वो कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जो कि किसके कॉन्ट्राडिक्शन में है, किसके? क्लासिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी प्रेडिक्ट करती है, वो क्या बोलती है प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग कि कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है दैट विल जनरेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इतना तो पता है, कोई भी आपका एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो मैंने पढ़ा था उसमें ही बताया था कि कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, इफ यदि वो ऑसिलेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, स्टेबल ऑर्बिट्स में एमिशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे स्टेबल ऑर्बिट्स में वो कोई भी इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, मतलब एनर्जी एमिट नहीं करेगा। सो समझ में आई बात? अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट, ईच एटम हैज अ सर्टेन डेफिनेट स्टेबल स्टेट, मतलब कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का हर एक इलेक्ट्रॉन का एक स्टेबल ऑर्बिट होगा, वो उसी स्टेबल ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ। समझ में आया? डेफिनेट स्टेबल स्टेट्स इन विच इट कैन एग्जिस्ट, उसके एनर्जी के अकॉर्डिंग की बात हो रही है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसकी जितनी एनर्जी होगी उसके हिसाब से उसका स्टेबल एक ऑर्बिट होगा, उसमें वो रिवॉल्यूशन करेगा, ठीक है। सो ईच पॉसिबल स्टेट हैज डेफिनेट टोटल एनर्जी, और जिस
तो ऑर्बिट में वो रिवॉल्यूशन करेगा, उस ऑर्बिट के एक पर्टिकुलर डेफिनेट एक स्टेबल एनर्जी होगी। क्लियर हो गया, टोटल एनर्जी होगी। सो अब दूसरा पोस्टुलेट क्या हो गया, तो ये वाला मामला समझ में आ गया पूरा कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कॉन्ट्राडिक्शन में है, मतलब एटॉमिक लेवल पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो वास्ट लेवल पे है, मतलब ब्रॉड लेवल पे है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द एटॉमिक लेवल। समझ गए। दूसरा जो उन्होंने पोस्टुलेट दिया, डिफाइन किया स्टेबल ऑर्बिट्स को। आप बोल दे रहे हो स्टेबल ऑर्बिट्स भैया, स्टेबल ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्यूशन करेगा इलेक्ट्रॉन, कौन से स्टेबल ऑर्बिट्स, तो उसकी बात हो रही है दूसरे पोस्टुलेट में। तो सेकंड पोस्टुलेट में उन्होंने बताया कि this postulate states that the electron revolves around the nucleus only in those orbits. इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करेगा, है ना, ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब यहां पे उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया और उन्होंने बोला कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है क्वांटाइज्ड होगा जिस ऑर्बिट का, समझ गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब हर एक ऑर्बिट का, ये वाला ऑर्बिट हो चाहे ये ऑर्बिट हो चाहे कितने भी ऑर्बिट हो, दैट इज n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 इस तरीके से। मतलब हर एक स्टेबल ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, nh/2π। n की वैल्यू, क्यों क्वांटाइजेशन की कंडीशन तो पता है ना आपको, Q इक्वल्स टू Ne। यदि किसी भी प्लेट में सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन है तो E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो कहीं भी आपको n दिख जाता है ना, n दिख जाता है, तो दैट वेयर वी यूज द टर्म क्वांटाइजेशन। समझ आ गया इतना। तो ये उसमें कहा गया कि एक जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करेगा अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज some integral multiple of h/2π where h is the Planck constant। जहां h क्या होगा, Planck constant होगा। अभी इसकी बात ठीक है, इन्होंने एक पोस्टुलेट दिया, इसका अभी कोई आपका ऐसा ही क्यों होगा, सिर्फ आपका जो एंगुलर मोमेंटम हो क्वांटाइज्ड क्यों होगा, इसका आंसर आपको डी ब्रॉगली का, जो हम लास्ट में टॉपिक डिस्कस करेंगे, कि डी ब्रॉगली ने स्पेशली जो सेकेंड पोस्टुलेट था बोर का, उसको एक्सप्लेन किया, उसको एक्सप्लेन। यहां पे तो पोस्टुलेट्स थे, उन्होंने माना इस चीज को, लेकिन इसको आप एग्जैक्टली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना, बोर इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि nh/2π ही क्यों होगा। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर उसको कौन एक्सप्लेन करता है, डी ब्रॉगली एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम बाद में करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि उन्होंने ये पोस्टुलेट दिया जिसके अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रॉन वही पाथ प्रेफर करेगा जिसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा that will be the integral multiple of h/2π। समझ में आ गया। तो h Planck constant की वैल्यू क्या होगी, 6.6 into 10⁻34 जूल सेकंड। Thus the angular momentum capital L of the orbiting electron is quantized। समझ में आ रहा है। n दिख गया ना यहाँ पे, nh/2π, तो n जब दिख जाए n equals to 1 2 3 4 5 6, तो मतलब समझ गया आगे 1 2 3 4 मतलब कि क्वांटाइज्ड है, ठीक है। So thus angular momentum L of the orbiting electron is quantized, that is L equals to nh/2π। n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है ना, तो इसकी भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 so on। So there are different stable orbits, clear, and depending on the electron's energy, that which path it prefers, which orbit it prefers to revolution to revolve around the nucleus। बोल का थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है, उस समय क्या हुआ था कि जो क्वांटम का नया नया आइडियाज, जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, ठीक है, और फिर एक जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट आया था, इस कर्व को एक्सपेरिमेंटली आपका ब्लैक बॉडी का रेडिएशन का कर्व इस टाइप से आ रहा था, लेकिन इस कर्व को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो प्लैंक ने नया आइडिया लगाया था, तो उन्होंने बताया कि जो रेडिएशन है दैट इज क्वांटाइज्ड, मतलब ईच एंड एवरी फोटोन ऑफ योर रेडिएशन, जो लाइट का हर एक फोटोन की एक डेफिनेट पर्टिकुलर एनर्जी है, एंड दैट एनर्जी इज h nu। समझ में आया। तो उन्होंने इसका एक फॉर्मूला दिया था कि आपका जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी है फोटोन की, एक पर्टिकुलर पैकेट के फॉर्म में, और इस हर एक पैकेट की एक डेफिनेट एनर्जी है। समझ आया। फिर उसका कॉन्सेप्ट का, प्लैंक का कॉन्सेप्ट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया गया। तो इस समय क्वांटम आइडियाज जनरेट हुए थे, तो उसी क्वांटम आइडिया को उन्होंने बोर ने यूज किया, समझ गए, into atomic theory, the early quantum concepts that had been developed by the Planck, Einstein
and it states that electron might make a transition from one its specified non-radiating orbits or to the lower orbit. तो सपोज करिए आपका इलेक्ट्रॉन सपोज करिए किसी भी इनिशियल स्टेट पे, मान लीजिए यहाँ पे EI इसकी एनर्जी है इनिशियल स्टेट पे, मतलब किसी भी एटम को आपने सपोज किया, आपने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू किसी भी के थ्रू आपने थर्मली उसको एनर्जी दिया और वो इलेक्ट्रॉन कहीं इस स्टेट पे है, हायर एनर्जी स्टेट पे। अब और यहाँ पे आपका दिस इज ट्रांजिशन, मतलब कि एक बात ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के पास प्रॉपर्टी होगी कि वो जब रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगा तो वो इनिशियल स्टेट से हायर स्टेट पे जाएगा, अपर एक्साइटेड स्टेट पे, क्योंकि हमने बताया इसके अकॉर्डिंग कि डिफरेंट ऑर्बिट्स होंगे, है ना, स्टेबल ऑर्बिट्स होंगे, दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो कुछ इस तरीके से स्टेबल ऑर्बिट्स बनेंगे। अब सपोज करिए कि ये इलेक्ट्रॉन इनिशियल स्टेट का हायर स्टेट पे पहले से, तो जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाएगा तो वो क्या जनरेट करेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को, क्योंकि ये इसका हायर एनर्जी स्टेट है, ये लोअर एनर्जी स्टेट है। तो जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, और दैट एनर्जी विल बी इन द टर्म्स ऑफ फोटोन, hν। ठीक है, समझ में आया इतना फॉर्म? तो यही बात हो रही है कि आपका जो EI यहां पे इसको यदि आप मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देना चाहते हो तो दैट विल बी गिवन एज, यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, EI माइनस EF, मतलब आपका इनिशियल ये स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है EF, तो EI minus EF is equals to hν. hν is the photon emitted by the electron when it jumps from higher energy state to lower energy state. हायर से एनर्जी स्टेट से कभी भी लोअर एनर्जी स्टेट पे आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो एक फोटोन एमिट करेगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, hν। तो ये एक आइडिया था जो जिसका यूज उन्होंने बोर्ड ने यूज किया एक्सप्लेन करने के लिए कि ये किस टाइप से फिनोमेना होगा। तो इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन माइट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन of its specified non-radiating orbits to another lower energy orbits। तो ये स्टेबल ऑर्बिट्स हैं, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर स्टेट पे करेगा तो आपका एक फोटोन एमिट करेगा, बोला है यहाँ पे, एंड हैविंग एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस। और कितनी एनर्जी होगी इन दोनों के बीच की, जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, इसका एनर्जी स्टेट का अलग होगा, इस स्टेट का एनर्जी अलग होगा, तो दोनों के स्टेट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर ही आपका ये hν की वैल्यू होगी। ये बात समझ में आई? थर्ड पोस्टुलेट समझ में आ गया कि ये प्लैंक और आइंस्टाइन का कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज करके उन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट किया और ये पोस्टुलेट्स दिए, समझ आया? फिर इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे कि ये जो बोर का जो ये सेकंड पोस्टुलेट था, है ना, दैट वाज अ वेरी कंट्रास्टिंग बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट व्हाई द स्टेबल ऑर्बिट्स का जो आप बात कर रहे हो वो एंगुलर मोमेंटम वहां पे क्वांटाइज ही क्यों होगा, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज क्यों होगा, उसका आंसर किसी के पास नहीं था। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस के थ्रू।